पहले जान लेते हैं हम लोग सिस्टम पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग सिस्टम बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले यहाँ पे क्या क्या सिस्टम चल रहा था। 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, वहाँ पे तीनों के अलग अलग सेपरेट गवर्नर हुआ करते थे। जैसा कि बॉम्बे हो गया एक प्रेसिडेंसी, दूसरा बंगाल हो गया और तीसरा मद्रास हो गया। और वो तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते थे, किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, कोई परेशानी नहीं होता था। तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं वो अपने तरीके से काम करते थे। ओके, और उन लोगों को डायरेक्ट रिपोर्ट करना होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जो लंदन में ब्रिटेन में बैठते थे, जिनकी संख्या 24 थी। ठीक है, मतलब समझ आया कि बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में अलग अलग गवर्नर थे, वो अपने तरीके से काम करते थे और डायरेक्टली वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जो लंदन में बैठते थे, उनको रिपोर्ट करते थे, जिनकी संख्या 24 थी। तो पहले हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं, सिस्टम बिफोर। इससे पहले सिस्टम क्या था? इससे पहले था देयर वेयर 3 प्रेसिडेंसीज विथ सेपरेट, अब इन सभी का अपना अपना एक गवर्नर भी, विथ सेपरेट गवर्नर ऑफ ईच। और ये प्रेसिडेंसीज कौन कौन से थे? एक तो हो गया आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरा हो गया बंगाल और तीसरा हो गया मद्रास। अब ये तीनों प्रेसिडेंसीज के जो आपके गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। तो यहाँ ये भी बात लिख लें आप कि दे यूज्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, और क्या होता था, दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। डायरेक्टर, जिनकी संख्या कितनी थी? 24 इन नंबर्स, और ये कहाँ थे? ब्रिटेन में। ओके, लॉर्ड क्लाइव ने डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बना दिया था, जो कि निजामत फंक्शन कोई और कर रहा था और दीवानी का फंक्शन कोई और कर रहा था। ठीक है, ये समस्या पहले थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के पहले। तो क्या था, एक ये समस्या थी, यहाँ पे सिस्टम था कि डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जो क्या क्या था पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि एक निजामत था, निजामत और दीवानी, जो कंपनी अपने हाथ में रखी थी, दीवानी फंक्शन था। और ये किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। और रेवेन्यू जो ये लोग जनरेट करते थे पहले, कहाँ कहाँ से? 2 तरह से रेवेन्यू, एक तो ट्रेड, कमर्शियल ट्रेड से, और दूसरा जो ब्रिटिश पोजीशन इन लोगों के हाथ में बक्सर के बाद आ गया था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, वहाँ से भी कुछ रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। ओके,
तो रेवेन्यू का सोर्स इन लोगों का उस समय तक क्या था? रेवेन्यू दे जनरेट थ्रू कमर्शियल ट्रेड एंड ऑल्सो फ्रॉम टेरिटोरियल पोजीशन। ठीक है, रेवेन्यू का ये सोर्स था इन लोगों का। और कुछ जगह पे सॉल्ट टैक्स भी ये लोग लगाते थे, जो इन लोगों का ये भी एक रेवेन्यू का कलेक्ट करने का सोर्स था सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स भी था। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल कंडीशन था उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एंड बिकॉज ऑफ डैट इसके कारण वो सेमी सॉवरेन एंटिटी बन गई, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गई। और यहाँ पे एक और सिस्टम जो पहले हम लोग देख चुके हैं, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्रिएट किया गया था, वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा था लोगों के बीच में। और इसमें हो क्या रहा था कि एक तरफ से लोगों को कंपनी दबा रही थी तो दूसरे तरफ से नवाब दबा रहे थे। दोनों मिलकर इतना बुरी तरह से लोगों को दबा चुके थे कि लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे इन लोगों से। अभी इस समय तक क्या हो रहा था, डिसीजन जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिया जा रहा था। और ये जो डायरेक्टर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते थे शेयर होल्डर जो कंपनी के थे उन लोगों के, कि कंपनी जो है वो सेमी सॉवरेन एंटिटी बन गई थी। ओके, कंपनी बिकेम सेमी सॉवरेन एंटिटी और वेरी पावरफुल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों को समझ आ रहा है कि कंपनी सेमी सॉवरेन बन गई, बहुत पावरफुल हो गई थी। तो अब यहाँ पे ज़रूरत आ गया था कि कंपनी को रेगुलेट किया जाए। तो 1773 जो था, पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करना और रेगुलेट करना कंपनी के जो भी अफेयर्स थे, जो भी काम काज थे, जो भी वो यहाँ पे कर रही थी, उसको रेगुलेट करने के का सबसे पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ओके, तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ EIC इन इंडिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी इससे पहले तक सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल काम कर रही थी, उसके बाद यहाँ पे हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया। ये ज़रूरी हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को जाना जा सके, कि इसका कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शन क्या कर रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या कर रही है। ये एक पॉइंट आप लिख लेते हैं हम लोग, क्या रिकॉग्नाइज्ड
फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये पहली बार फाउंडेशन क्रिएट किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया के अंदर, और इस समय तक कंपनी का मोनोपोली जो है ट्रेड में अभी तक बरकरार था। तो यहाँ एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि क्या परेशानियां आ रही थी। कंपनी मतलब देखा जाए तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, कंपनी के लोग अमीर हो रहे थे और कंपनी लोन की डिमांड कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपना, क्योंकि जो शेयर होल्डर थे वो बड़े लोग थे, बहुत पूंजीपति लोग थे ब्रिटेन के, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और हस्तक्षेप करते हुए फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट को इन लोगों ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पास किया। तो इस एक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एक्ट में क्या क्या ऐसे सुधार किए गए, क्या क्या, जिससे कंपनी को वो रेगुलेट करने के दिशा में आगे बढ़े। तो इसके एक्ट के हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। फीचर ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट के क्या क्या फीचर हैं, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि पहली बार फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में फाउंडेशन इन लोगों ने रख दिया कि सेंट्रल क्योंकि अब वो कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि अब वो एक्ट पास कर रही थी कि कंपनी किस तरह से काम करेगी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सुधार इन लोगों ने, सबसे बड़ी चीज़ जो किया इन लोगों ने, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में जो गवर्नर हुआ करते थे, यहाँ पे बहुत बड़ा उस चीज़ में बदलाव लेकर आई गवर्नमेंट। इन्होंने मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर हैं उनके पावर को कहीं ना कहीं लिमिटेड कर दिया, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन उन्हें एक पावर दे दिया। मतलब कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा, मतलब बंगाल के अंदर जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल कहलाएगा, और उसके अंदर सारे गवर्नर आएंगे। मतलब मद्रास के भी गवर्नर और बॉम्बे के भी गवर्नर को रिपोर्ट किसको करना होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, इससे पहले वो सारे लोग इंडिपेंडेंट काम करते थे, उन लोगों को डायरेक्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना होता था, उन लोगों के पास अपनी पावर थी। लेकिन यहाँ पे उन लोगों से पावर छीन लिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थ्रू अब कंपनी काम करेगी कहीं ना कहीं। क्या तो सबसे पहला काम इन लोग ये क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू? डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब यहाँ इससे क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास जो है इनके अधीन आ गया। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे? बॉम्बे एंड
मद्रास गवर्नर became subordinate to Governor General of Bengal. ऑफ बंगाल। ओके। और अब यहाँ पे इस चीज़ को चलाने के लिए क्या किया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर सदस्य को नियुक्त किया, मतलब 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। ठीक है, तो क्या हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, ठीक है, क्या किया, क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। मेंबर्स टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके। कभी कभी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किससे बनाया गया, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग को। ओके, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल आप यहाँ पे लिख ले, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया, लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग्स। वैरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो अब यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया गवर्नर जनरल का, जो सारे भी फैसले, जो भी कानून बनाएगी, जो भी डिसीजन लेगी, वो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के द्वारा वोट के आधार पे सारे डिसीजन को लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें कौन कौन थे, फर्स्ट क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर, 4 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह है उसकी शुरुआत की नींव यहाँ से पड़ गई। यहाँ से जो आगे जाकर यही जो है बाद में आपके बदल जाएगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में। वहाँ पे जो भी डिसीजन होगा ये इसको धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाते जाया जाएगा और वर्क करने लगेगी एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब ये लोग जो लॉ बनाते थे वोट के थ्रू बनाते थे, मेक लॉ थ्रू वोट। समस्या आ जाती थी, 4 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब इसमें समस्या ये थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक हो गए और 2 सदस्य की ज़रूरत किसी भी एक्ट को पास करवाने के लिए इन लोगों को चाहिए होता था, तब जाकर वो कोई भी जो लॉ होगा वो पास हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो इससे बहुत सारी समस्या खड़ा होने लगी। गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं जो पावर है उसको यूज़ कर पाने में सक्षम नहीं रहा, तो आगे जाकर बहुत सारे और भी सुधार इसमें लाए गए। ओके, इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। सुप्रीम कोर्ट का नींव रखा गया
इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम में। ओके, तो यहाँ ये लिख लेते हैं, इस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है, फोर्ट विलियम के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहले चलाया जाता था। फोर्ट विलियम इन 1774 में शुरुआत हो गई। सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम में 1774 में शुरू किया गया। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज बनाए गए। ओके, एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज। तो पहले जो चीफ जस्टिस हुए सुप्रीम कोर्ट, उनका नाम था सर एलिजे इम्पे। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, 4 जज नियुक्त हुए, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज थे। ओके, चीफ जस्टिस फर्स्ट, चीफ जस्टिस किसे बनाया गया, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और प्लस 3 अन्य जज थे। ठीक है, 3 अदर जजेस, 4 जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये ब्रिटिशर्स के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए क्रिएट किया गया, नेटिव लोगों के लिए ये अभी नहीं क्रिएट किया गया था। इसके बाद इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड कर दिया गया, मनाहट कर दिया गया, जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड से वंचित कर दिया गया, और किसी भी तरह के प्रेजेंट या ब्राइब, जो घूस वगैरह लिया करते थे ये लोग, उन पे रोक लगा दिया गया कि अब से ये लोग प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, किसी भी नेटिव से किसी भी तरह का प्रेजेंट्स या घूस नहीं लेंगे। तो इस एक्ट के थ्रू और क्या किया गया, प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम engaging in any private trade or accepting presents or bribes from natives। मतलब अब कंपनी के कोई भी सर्वेंट जो है किसी भी नेटिव से किसी भी तरह का प्रेजेंट्स, उपहार या घूस वगैरह किसी काम के लिए नहीं ले सकते थे। इस पे पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देखा था कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत इससे पहले की जा चुकी थी, जिसको यहाँ पे उससे परेशानी आ रही थी, क्योंकि नवाब और कंपनी दोनों ऑपरेस्ट मतलब सता रहे थे लोगों को। इसलिए क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया गया। डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन was abolished। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे क्या कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन इंडिया के अंदर। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं लाया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था गवर्निंग बॉडी था कंपनी का,
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज़ किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा कि रेवेन्यू और सिविल और मिलिट्री अफेयर जो इंडिया में हो रहा है उससे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा आपसे। इससे पहले ये लोग फ्री थे, कहीं भी, जैसा हम लोगों ने देखा कि कहीं भी वार कर रहे थे। इससे पहले प्लासी में, बक्सर में, उससे पहले फ्रेंच एंग्लो मैसूर फ्रेंच एंग्लो वार हो चुका था। और भी जगह पे ये लोग बेदारा, वंडीवास, इस तरह के बहुत जगह पे वार कर चुके थे। इन सब में ये लोग इंडिपेंडेंटली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंडिया में अपना वर्चस्व जमाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब से इन्हें रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, सिविल मतलब वहाँ के लोगों पे क्या क्या नियम कानून लगा रहे हैं, और मिलिट्री अफेयर्स कहाँ कहाँ मिलिट्री भेज रहे हैं, इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्हें रिपोर्ट अब करना होगा। ओके, तो इस एक्ट के थ्रू और क्या हुआ, एक तो चीज हुआ स्ट्रेंथ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी by requiring कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, ये क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है गवर्निंग बॉडी है, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन को गवर्न करती है, एडमिनिस्टर करती है। ओके, इसके कमर्शियल फंक्शंस को। लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं लाया गया। क्या, तो क्या किया गया, इनको कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट डायरेक्टली, अब इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या, रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू मैटर पे, रेवेन्यू सिविल मैटर पे एंड मिलिट्री अफेयर पे डायरेक्टली वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा इन्हें। मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। कुछ परेशानियां और भी रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर, तो इसमें सुधार लाने के लिए बार बार आगे और भी अमेंडमेंट किए जाएंगे। तो से ही एक अमेंडमेंट किया गया कुछ ही दिनों के बाद, 1773 के जस्ट बाद ही 1781 के अंदर। तो 1781 में एक और एक्ट लेके आया गया जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 हम लोग कहते हैं। ओके, तो एक और एक्ट पास किया गया, जो भी इसमें डिफेक्ट रह गया था, कमियां रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। इस एक्ट को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ओके, इस एक्ट को लाने के पीछे रीजन क्या था, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट रह गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर उसको सही किया जा सके और भी सुधार लाया जा सके। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख लें। इसको लाने का रीजन क्या था, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो एक्ट में जो भी डिफेक्ट रह गया था उसको रेक्टिफाई करने के लिए 1781 का एक्ट लाया गया। अब इसमें किया क्या क्या गया, डिफेक्ट को सुधार करने के लिए लाया गया। तो डिफेक्ट क्या क्या थे 1773 के एक्ट में कि इसे लाना पड़ा। देखिए, समस्या क्या आ रही थी उस समय, सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट क्या था, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था कंपनी के मैटर में। तो और कंपनी
के जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए, दोनों के बीच में तनातनी का माहौल बन गया था। दोनों के बीच में मतलब पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था। काम करना बहुत मुश्किल हो गया था कंपनी के लिए। इसलिए इस एक्ट को लाया गया मेनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे हैव इस्टेब्लिश्ड। तो इसमें सुधार जहाँ जो दिखेगा मेनली जब द बिग जो बड़ा पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुधार देखने को मिलेगा। तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब बाहर रख दिया गया। जब भी वो लोग अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम कर रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले सकता है और कंपनी के ऊपर। ओके, तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, exempted governor general and its council from jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से इन लोगों को बाहर कर रख दिया गया। कब, किस स्थिति में, फॉर एक्ट कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब किसी भी तरह का काम ये लोग जो गवर्नर जनरल हैं और उसके काउंसिल जो है, काउंसिल के मेंबर हैं, वो किसी भी तरह का कार्य अगर कर रही है ऑफिशियल कैपेसिटी में तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़, सर्वेंट जो थे कंपनी के उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रख दिया गया। ओके, जब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में ऑफिशियल एक्शन में काम कर रहे हैं तो क्या किया गया, also exempted servants of company from the jurisdiction of Supreme Court for their official actions। एक और चीज़ क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से हर चीज़ पे निर्णय ले रही थी, जैसा कि रेवेन्यू के मैटर में भी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट को जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर अराइज हो रहा था उसको भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर रख दिया गया। ओके, तो क्या किया गया, एक और चीज़, मतलब बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो परेशानी इन लोगों को आ रही थी उससे रिलेटेड बाहर रखने के लिए ये एक्ट को लाया गया। ओके, एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स arising in collection of revenue from the सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। तो समझ आया, जो भी मैटर खड़ा हो रहा है रेवेन्यू से रिलेटेड या रेवेन्यू के कलेक्शन से रिलेटेड उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। और एक बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पर किया
गया क्या, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है ब्रिटिशर्स और कंपनी के ऊपर ही वो जुरिस्डिक्शन करती थी, लेकिन यहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स थे कलकत्ता के, मतलब जो कलकत्ता के रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन दे सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स के ऊपर भी लागू कर दिया गया। ओके, प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट was to have jurisdiction over all the inhabitants of कलकत्ता। ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता के जो भी लोग रहने वाले थे उनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती थी। अब इसमें एक और चीज़ क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट तो फैसला सुनाएगी, लेकिन इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर, तो उनका जो पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही फैसला सुनाएगी। जैसे हिंदुओं के लिए अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग फैसला सुनाएगी, मुस्लिमों के लिए अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ही फैसला सुनाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख ले आप लोग, रिक्वायर्ड कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट। जो भी डिफेंडेंट होंगे उनके पर्सनल लॉ को ही यूज़ करके उन पे फैसला सुनाया जाएगा। जैसे फॉर हिंदूज अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ। ओके, तो इसमें एक तो चीज़ ये किया गया, अब यहाँ पे इनहेबिटेंट्स के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकती थी, लेकिन जो प्रोविंशियल जो कोर्ट था उसका जो भी अपील आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। इसमें ये भी सुधार किया गया, वो क्या कहाँ जाएगा, गवर्नर जनरल के काउंसिल में सुना जाएगा। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में प्रोविंशियल जो भी कोर्ट होगा, जैसे मद्रास का और बॉम्बे का जो कोर्ट होगा, वहाँ पे जो भी चीज़ जो भी समस्या खड़ी होगी जिसको अपील के लिए कहीं और भेजना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में नहीं जाके ये आपके गवर्नर जनरल काउंसिल के पास ये समस्या जाएगी। इसकी फैसला गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल लेगा। ओके, तो क्या किया, इट लेड डाउन दैट appeals from provincial court से जो भी अपील आएगी कोर्ट could be taken to the governor general in council and not to सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं जाएगी। गवर्नर जनरल के काउंसिल को इसका पावर दे दिया गया कि वो जो प्रोविंशियल लेवल पे कोर्ट हैं और जो काउंसिल हैं उनसे रिलेटेड जो भी कानून वगैरह बना सके। तो क्या किया इसने, एम्पावर्ड कर दिया, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे।
empowered governor general in council to frame regulations for provincial court and councils। तो मेनली हम लोगों ने देखा कि 1781 के एक एक्ट में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही थी उसको सुधार करने की कोशिश की गई, और ये थे कुछ 1781 के जो सुधार, जो फीचर्स थे, जो इम्पोर्टेंस फीचर्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद 1781 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में। तो और पिट्स इंडिया एक्ट में भी बहुत सारे सुधार किए जाएंगे जो भी डिफेक्ट रह गए थे 1781 या 1773 के अंदर।